हेलो गाइस, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्लासिक डिवीजन की डेफिनेशन वेस्ली विजर्स के साथ। और मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि कैसे वेस्ली विजर्स मिस्टर ओलंपिया में और भी हायर प्लेस नहीं हो पाए। मतलब ये फिजिक, ये लाइंस, ये क्लासिक स्ट्रक्चर, उसके बाद भी मिस्टर ओलंपिया में और भी हायर प्लेस नहीं हो पाए। और उससे भी ज्यादा ये कि कैसे उर्स कैल्सिंस्की टॉप 5 क्रैक कर सकते हैं लास्ट ईयर के पैकेज के साथ। मतलब नो हेट टू उर्स, एब्सोल्युटली क्लासिक है उर्स कैल्सिंस्की, बट उनका लास्ट ईयर का पैकेज उसका एक स्टैंडर्ड पैकेज नहीं था जैसे वो हमेशा से लेकर आते थे। दैट वाज अ सॉफ्ट पैकेज, आप ये बोल लो या फिर ये बोलो कि उनके अराउंड जो बाकी बॉडी बिल्डर्स थे वो बहुत ट्रेमेंडसली इंप्रूव थे। मतलब आप ये वेस्ली विजर्स की लेटेस्ट अपडेट देखो बैक की, जो भी एक वीक पॉइंट हुआ करता था वेस्ली का, वही अब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट में कन्वर्ट होता जा रहा है। लुक एट हिम मैन, एक अम्ब्रेला की तरह से विंग खुल रहे हैं एंड इनसेनली वाइडर लैट्स। किस कदर इंप्रूवमेंट है ये, मतलब बहुत ही ज्यादा इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में एक इंसेनली ब्रॉट अप बैक। इस बैक का साइज और थिकनेस इज जस्ट क्रेजी। और अनडाउटली गाइस ये बैक उर्स से, माइकल डबूल से वगैरह वगैरह इन सबसे कहीं बेटर है अभी इस पॉइंट पर। वो क्लासिक आप कितने लीन आते हो इस पर नहीं है, बल्कि प्रपोर्शंस, बैलेंस और लाइंस पर है। और वो चीज वेस्ली कहां पर लैक करते हैं। लास्ट 2 इयर्स में हमने कैसे राइज देखी है वेस्ली की, एक इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ बहुत स्पीड से ऊपर की ओर ही जाता जा रहा है। ये अपने हर एक बॉडी पार्ट को एब्सोल्युटली किल कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ताकि रीबिल्ड कर सकें, और वो भी इस तरह से। डैम, मतलब जो बैक एक वीक पॉइंट थी मैन, अब एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट बन गई है वेस्ली की। और वेस्ली जैसे जैसे और भी इवॉल्व करते जा रहे हैं, ये और भी ज्यादा और ज्यादा एक प्राइम आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की याद दिला रहे हैं। बैक एंड फिजिक is getting better and better and I definitely want कि आर्नोल्ड क्लासिक में वेस्ली टॉप 4 टॉप 5 में तो प्लेस हो ही जाए कम से कम। दिस गाय एब्सोल्युटली डिजर्व्स नथिंग लेस। रमॉन वगैरह ठीक है बट क्रिस के बाद हर एस्पेक्ट में, हाइट बोल लो, क्लासिक स्ट्रक्चर बोल लो, अपीयरेंस बोल लो, प्रेजेंस बोल लो, हर चीज में वेस्ली एक डेफिनेशन लगते हैं और एक सही स्टैंडर्ड लगते हैं क्लासिक डिवीजन का। बाकी अब बात करते हैं ब्रैंडन हेनरिक्सन की। और बॉस ये तो पता नहीं, बोल तो रहे थे कि इनका लास्ट मिस्टर ओलंपिया होगा, इसके बाद ये स्टेज से रिटायरमेंट ले लेंगे और कम्पीट नहीं करेंगे। और हो सकता है कि ये बात सच भी हो, बट जिस तरह से ब्रैंडन हेनरिक्सन अभी लग रहे हैं इस पॉइंट पर, जिस तरह से ये ट्रेन कर रहे हैं, जिस इंटेंसिटी से, आई मीन कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना जबरदस्त इन्होंने शेप और फिजिक अभी तक मेंटेन कर रखी है कि ऐसे तो अभी 8 वीक्स में स्टेज पर चढ़ने वाले लोग भी नहीं लग रहे हैं। एक ये और एक निक वॉकर, आई डोंट नो मैन क्या करके मानेंगे। डिटेल्स देखो कितनी आ रही हैं एंड ऐसा पूरी तरह से पॉसिबल है कि अब एरिन अगर हार गए हैं और ब्रैंडन ने इस सिनेरियो में भी टॉप 2 में ही फिनिश करा है, तो एक काफी पॉजिटिविटी सी इनको लगी होगी। और उसके बाद ओलंपिया के हेड जज स्टीव ने जब मेंस फिजिक का एनालिसिस करा था, तब ब्रैंडन को लेके वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे, बहुत तारीफ कर रहे थे ब्रैंडन की फिजिक की, कि ब्रैंडन के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस से जीतने के। इन सब चीजों ने मिलकर अगर ब्रैंडन को अपना प्लान को चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया हो, तो कुछ भी नहीं कह सकते, इट इज टोटली पॉसिबल। और मुझे अभी भी पूरी तरह से लगता है कि ब्रैंडन का अभी भी एक स्ट्रॉन्ग शॉट है। मतलब देखा जाए तो उन्होंने लास्ट ईयर के चैंपियन को तो बीट कर ही दिया था, राइट। सो अगर देखें तो इस साल के मिस्टर ओलंपिया में अगर रायन इस तरह से इस लेवल पर इंप्रूव और पीक नहीं आते, तो टाइटल तो ब्रैंडन का ही था। सो ब्रैंडन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे होंगे अभी भी अपने कोच के साथ डिस्कस करने के बाद। ही इज प्रीटी यंग टू, सो इन्होंने अगर कंसीडर करा भी नहीं है तब भी कर लेना चाहिए कम से कम 1 साल और कम्पीट करने का। मतलब व्हाट इज 1 ईयर यूं गुजर जाएगा और ट्राई करने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ एक स्टेप और ऊपर जाना है। और अब देखो गाइस, ब्रैंडन एक ऐसे चैंपियन बन चुके हैं जो एक बार नहीं बल्कि 2 बार टाइटल लूज करके दोबारा रीगेन कर पाए हैं। अब यस आई नो आप बोलोगे रीगेन तो करा नहीं दोबारा टाइटल, तो दूसरी बार इन्होंने रीगेन नहीं करा। बट अगर आप इस तरह से देखो कि चैंप थे एरिन बैंक्स और एरिन से ऊपर आ गए हैं फिर से ये टाइटल लूज करने के बाद भी, तो 2 बार जिन लोगों से ब्रैंडन ने लूज करा था टाइटल, उन दोनों को ही बीट करा है नेक्स्ट ईयर। ये तो आप मानोगे, राइट। सो हु इज टू से कि वो ये सेम चीज तीसरी बार नहीं कर सकते। और आई बिलीव अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है ब्रैंडन के कि 2 बार जो वो कर चुके हैं, मतलब पूरा पोटेंशियल रखते हैं वो ब्रैंडन इस चीज में कि वो तीसरी बार भी कर दिखाएं। मेंबरशिप ज्वाइन करने का ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, मीनिंग अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है और आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, ये कंपलसरी बिल्कुल भी नहीं है गाइस, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोस को देखकर इतना प्यार देते हो, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है। बट अगर आप और भी सपोर्ट करना चाहते हो इस चैनल को, तो बेस्ट तरीका है मुझे सपोर्ट करने का मेंबरशिप ज्वाइन करके। तो जो भी फिजिक कंपैरिजन वीडियोस आएंगी फ्यूचर में इस चैनल पर, वो आप स्पेशल मेंबर्स के रिकमेंडेशन पर ही आएंगी। तो ये एक रीजन है आपके पास इस चैनल को ज्वाइन करने का। बाकी इफ यू जस्ट वांट टू सपोर्ट मी एंड सपोर्ट द चैनल, वो एक अनदर रीजन है। बाकी अब बात करते हैं निक वॉकर की। और अब इनको म्यूटेंट कहना मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि अब तो ये कुछ ऐसे लग रहे हैं कि जैसे एक म्यूटेंट बहुत ही छोटा सा वर्ड हो, क्योंकि निक वैसे ही शायद कम मैसिव थे, जब ये और भी ज्यादा मैसिव हो गए हैं। और निक का चेस्ट, जिसे लास्ट ईयर ब्रिंग अप करने का फीडबैक दिया गया था, वो देख लो कितना ज्यादा डेवलप कर लिया है निक ने। आई मीन यस एक पंप भी है अभी अच्छा सा, बट उसके बाद भी ये विड्थ और थिकनेस ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। इसकी चेस्ट की डेंसिटी ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड है। बस किसी तरह से अपने लेग्स को भी अगर
निक ने इंक्रीज कर लिया अपनी क्वाड्स को, तो ये इस फ्रीकी अपर बॉडी के साथ एक कंप्लीट मॉन्स्टर होंगे फॉर एनीवन एंड एवरीवन। निक विल बी अ फोर्स टू डील विद। वैसे निक अभी अपने लेग्स को उस तरह से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं अभी भी इस पॉइंट पर, तो लोअर बॉडी का साइज डाउन होना तो काफी ऑब्वियस ही चीज है, बट एट द सेम टाइम मसल मेमोरी भी एक चीज होती है और निक की हैमस्ट्रिंग कभी भी लैक नहीं करती थी। निक की हैमस्ट्रिंग्स हैव ऑलवेज बीन वेरी स्ट्रॉन्ग। ये सिर्फ उनकी क्वाड्स में स्वीप्स का उस तरह से ना होना इज व्हाट कॉस्ट हिम। वेल आई रियली होप कि अब ये गैप अपर और लोअर बॉडी का और भी ज्यादा इंक्रीज ना हो गया हो। बाकी आपको इस बारे में क्या लगता है कि निक को इनवाइट मिलना चाहिए या फिर निक को compete करना चाहिए टू गेट द क्वालिफिकेशन? वेल देखो, अगर सेल्फिश या बायस होने वाली बात है तो निक को compete करना चाहिए एंड दैट विल बी रियली गुड। क्योंकि मान लो अगर न्यूयॉर्क प्रो या टेक्सास प्रो में निक उतर जाते हैं compete करने, आई मीन सोच कर देखो क्या हाइप बन जाएगी उस शो की। और दूसरा ये कि अगर लॉजिकली और ऑनेस्टली आप देखोगे तो निक से ज्यादा कोई भी इनवाइट डिजर्व नहीं करता है। बाकी निक इज डेंजरस ये तो सबको ही पता है, और एक चैनल है मसल सेंट्रल नाम से, उस पर अभी निक और डायरेक्ट का कंपैरिजन टाइप करा गया था। तो मैं सिर्फ ये पिक दिखाऊंगा आपको निक और डायरेक्ट का बैक शॉट, और आप खुद डिसाइड कर लो कि निक किस कदर शेडेड थे यहाँ पर, हाउ मच डिटेल ही वाज। और निक फ्रंट से भी ऐसे ही होते हैं जैसे बैक से, जबकि डायरेक्ट ही वाज वाटरी एंड सॉफ्ट। और ये बैक शॉट एक स्ट्रॉन्गेस्ट बैक शॉट है ना डायरेक्ट का, बट आप सब जानते हो कि डायरेक्ट के बाद निक का बैक शॉट इज द सेकंड बेस्ट। सो आप खुद देख लो कि निक इफ नॉट बीटिंग तब भी गाइस कितने ज्यादा कंपेटिटिव है यहाँ पर डायरेक्ट के मुकाबले। बाकी आई रेस्ट माय केस हियर, समझने वाले समझ जाएंगे और जो ना समझे वो तो आप खुद जानते हो। एनीवेज अभी राफेल ब्रांडो की ये पिक इंटरनेट पर बहुत ज्यादा ही सरफेस हो रही है एंड हर कोई ऑलमोस्ट राफेल को सुपर इंप्रेसिव बोल रहा है। तो मैं इस बारे में दो बातें हाईलाइट करना चाहूंगा कि फर्स्ट तो ये डेफिनेटली इस पिक में राफेल वो बड़ा हुआ साइज, वो एडेड मसल मास और वो क्रेजी स्मॉल वेस्ट दिखा रहे हैं जो एक अमेजिंग शेप बनाता है राफेल का। मतलब राफेल की वो लाइंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है इस पिक को देखकर कि रुइन हुई है थोड़ी सी भी। इस वेस्ट को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है एक एब्सोल्युटली कंपेटिटिव शेप, जैसा शेप आज के टाइम पर जजिस को चाहिए, एक सैमसन के साथ टो टू टो खड़ा होने वाला। या फिर हम सेफली ये बोल सकते हैं कि राफेल की फिजिक यहाँ पर इस गैप के बाद कुछ ऐसी है जैसे सैमसन की थी जब एकदम से ही गॉट बिगर। एक टाइम के बाद वो आए थे जब उन्होंने न्यूज बनानी स्टार्ट कर दी थी एकदम से अपनी फिजिक में ड्रास्टिक चेंजेस करने के बाद। सो सैमसन उसके बाद भी अब एक बहुत बड़ा सफर तय कर चुके हैं, बट राफेल भी उसी रोड पर लग रहे हैं। तो चलो अब करते हैं दूसरी बात, और वो ये कि ये पिक एक परफेक्ट एंगल से ली गई है, एक बॉटम के एंगल से, और इस तरह से एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि आप जितने बिगर हो उससे ज्यादा बिगर हो। मतलब ये कुछ अलग ही लाइन थी कि आप जितने बिगर हो उससे ज्यादा बिगर हो, आई मीन आप ज्यादा बिगर दिखाई देते हो। सो इस तरह से इनका चेस्ट और आर्म्स डेफिनेटली आई बिलीव ज्यादा बिगर लग रहे हैं इस एंगल की वजह से। और इसीलिए अब मुझे ऐसा लग रहा है कि राफेल कहीं ज्यादा साइज तो लूज नहीं कर देंगे आर्नोल्ड क्लासिक की प्रेप के दौरान। ऑलमोस्ट 10 वीक्स है अभी भी, और राफेल का रिकॉर्ड ऐसा ही है कि शो से पहले अच्छे बिगर ही लगते हैं, बट पील्ड होते होते ही लूजेस अ लॉट ऑफ साइज। सो एक ये डाउन पॉइंट तो लग रहा है जो टाइम के साथ ही पता लगेगा। सो यस, राफेल बिगर तो हुए हैं, बट एब्सोल्युटली इंसेन वाला साइज तो अभी भी ये नहीं लग रहा। साथ ही आर्नोल्ड क्लासिक में राफेल टॉप 4 तो क्रैक कर सकते हैं, बट उससे ऊपर थोड़ा डिफिकल्ट है एंड्रू, सैमसन और हार्डी के सामने। वैसे मुझसे पूछोगे तो रूबियल से ऊपर, यानी कि नेक्सटजिला से ऊपर, तो मैं राफेल की फिजिक को नहीं देख पा रहा हूँ इस पॉइंट पर, क्योंकि रूबियल के पास एक एक्सट्रीमली इंसेन वाव फैक्टर और एक्स फैक्टर है। बट फिर भी गाइस अगर स्टैंडिंग के हिसाब से देखें तो लास्ट ईयर 2022 में राफेल ने क्रीजो वगैरह को बीट कर दिया था प्लेसिंग्स में, जबकि रूबियल अभी प्राग प्रो में क्रीजो को बीट नहीं कर पाए थे। तो सिर्फ और सिर्फ एक यही रीजन है मेरा राफेल को रूबियल से ऊपर प्लेस होते हुए देखने के लिए, बट ऑन पेपर रीजन है गाइस ये। बाकी आप गट फीलिंग बोलोगे या पर्सनल बायस पूछोगे तो रूबियल को मैं ऊपर प्लेस होते हुए ही देखता हूँ। और नेक्स्ट है हमारे जस्टिन रॉड्रिगेज भाई, जो मुझे सीरियसली नहीं पता क्यों कम्पीट कर रहे हैं इतने ज्यादा स्टैक्ड और बड़े शो में। चलो इस बारे में भी बात करते हैं आगे चल के, पर पहले इस फिजिक की बात कर लेते हैं। सो जस्टिन यहाँ पर एब्सोल्युटली अभी से ही रेडी लग रहे हैं, 4 to 5 वीक्स आउट की फिजिक लग रही है। इतने डाइस ये लग रहे हैं, इतने फुलर साइड पर ये लग रहे हैं जैसे एक परफेक्ट पीक मार्कर ये पिक क्लिक करी गई हो। बट देन अगेन गाइस, ये एक पिक्चर परफेक्ट पिक है, बहुत ही परफेक्ट लाइटिंग, गून लाइटिंग जिसे बोलते ना, उसमें ली गई। तो इसका भी काफी बड़ा रोल है जस्टिन को इतना ज्यादा इंप्रेसिव दिखाने में। और वैसे भी जस्टिन शो डे पर, मेन एग्जाम के डे पर पीक मिस कर ही देते हैं, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार हो चुका है इनके साथ। और यही वो चीज है जो आपकी क्रेडिबिलिटी पर ऐसा क्वेश्चन रेस कर देता है कि फैंस को आपकी तरफ से पूरी तरह से हटने पर मजबूर कर देता है। अगर मैं कई फैंस के कमेंट्स बताऊं, अब कम्पीट करना छोड़ देना चाहिए, जस्टिन को क्विट कर देना चाहिए, इनकी बॉडी टायर्ड लगती है स्टेज पर, और इनको मैं टॉप 10 के किसी भी एथलीट को बीट करते हुए नहीं देखता हूँ। सो बहुत ही हार्श कमेंट्स देखने को मिलते हैं गाइस, जो एब्सोल्युटली चाहे आप फैन हो या क्रिटिक, आपको कंसीडर करना चाहिए लिखने से पहले कि दिस इज हिज गेम, हिज लाइफ, हिज स्पोर्ट, जिसके लिए रिस्क ले रहे हैं, पीडीज यूज कर रहे हैं। सो इवन फिजिक उस तरह से नहीं हो, बट आप में दम ही नहीं है, ये टॉप 10 के किसी भी कंपेटिटर को आप बीट नहीं कर सकते कभी भी। इस तरह के कमेंट्स, वो भी किसी और पेज पर नहीं, बल्कि इनके अपने पेज पर, इनकी अपनी पिक के ऊपर।
सो इमेजिन करो कैसा लगता होगा जब ये रीड आउट करते होंगे वो कमेंट्स। एंड जो चीज़ लोगों को नहीं भूलनी चाहिए कि यही सेम फिजिक, सेम पर्सन आई थिंक 2021 में टॉप 8 टॉप 10 का पार्ट बने थे। सो पोटेंशियल अगर अब नहीं है तो था तो जरूर। बाकी अब तो कंपेटिटर्स का लेवल पिछले 2 सालों में ही इतना इंक्रीज हो गया कि टॉप 10 क्रैक करना एक एब्सोल्युटली डिफिकल्ट चीज होती जा रही है हर साल। इवन क्वालिफाई करना गाइस, कई एथलीट्स तो क्वालिफाई तक नहीं कर पाते इवन आफ्टर कंपीटिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स। सो जस्ट अंडरस्टैंड कि गेम जो था वो अब नहीं है और जो होगा वो भी अब नहीं है। तो गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।